जय हिंद प्यारे साथियों, आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस। इस क्रम में हम सबसे पहले वर्ल्ड पॉलिटी कवर करेंगे, जिसमें टोटल मिला के 9 चैप्टर हैं। उसके उपरांत हम इंडियन पॉलिटी कवर करने वाले हैं। इस दौरान हम टोटल पहले थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल वर्ल्ड पॉलिटी में 9 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर, जो आज हम देखने वाले हैं और एकदम शानदार तरीके से हम कवर करेंगे। इससे बाहर आप लोग को एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम टोटली कवर करेंगे। ओके, तो चलिए इसी क्रम में हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। ओके, क्लास 12 वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। हम फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इस चैप्टर का। ओके, शीत युद्ध के दौर के बारे में हम लोग टोटली कवर करेंगे। इसमें से जितना भी हम कवर करेंगे उससे बाहर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम शीत युद्ध के दौर यानी 1945 से लेके 1991 तक का जितनी भी घटनाएं हैं उसका एक एक बारीकी से कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ओके, यहाँ आप फिगर में देख रहे होंगे यूएसएसआर को। वर्तमान में ये रसिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें एक टोटल मिला के जब 15 देश एक साथ थे तो इसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। ओके, और ये देश है अमेरिका। अमेरिका 2 हिस्सों में देखने को मिलेगा यहाँ नीचे, और ये पहले रसिया का ही क्षेत्र हुआ करता था। बाद में जार शासक जो हुआ करते थे उससे अमेरिका ने खरीद लिया था, तो फिर अमेरिका का ही हिस्सा हो गया ये। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, तो शीत युद्ध क्या है। ठीक है, उसके उपरांत हम देखेंगे कि कैसे यूएसए और यूएसएसआर शीत युद्ध के वर्चस्व के केंद्र में थे। हालांकि उस समय पूरी दुनिया शीत युद्ध के भयावह वाली स्थिति में गुजर रही थी, लेकिन 2 ही देश यूएसए और यूएसएसआर अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहते थे, और चाहते थे कि उनका जो अर्थव्यवस्था यानी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में फैले। तो इसी क्रम में ये दोनों अपना अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। वही हम लोग को पूरा इसमें इस टॉपिक में कवर करना है। फिर हम देखेंगे विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध का असर क्या था। हालांकि उस समय पूरी दुनिया इंगेज थी शीत युद्ध में। हर देश डर रहा था कि कहीं पड़ोसी शीत युद्ध के चक्कर में आके हम पे हमला ना कर दे। ठीक है, तो उसके उपरांत हमें भी डर था, क्योंकि पाकिस्तान उस दौरान अमेरिका के गुट में शामिल था और अमेरिका पूरा सहयोग दे रहा था पाकिस्तान को। तो हमें भी एक तरह से डर था कि कहीं पाकिस्तान अमेरिका के समर्थन प्राप्त करके हम पे हमला ना कर दे। तो वही सारी चीजें इसमें कवर करना है। फिर उसी दौरान एक गुट का निर्माण होता है, जिसका नाम होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे, और इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका थी वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से। आप लोग को पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था 1939 से 1945 तक, यानी टोटल 6 सालों तक चला था। पिछले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि शीत युद्ध का कार्यकाल कितना था, तो टोटल 6 साल था। कब शुरू हुआ था, तो 1939 से 1945 में। इसमें पूरी दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी। एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरे का धुरी राष्ट्र। जो मित्र राष्ट्र था इसकी अगुवाई कर रहे थे यूएसए यानी कि अमेरिका, और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, और फ्रांस साथ में ब्रिटेन। तो इसको कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम। ओके, और जो मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र थे इसकी अगुवाई कर रहा था जापान, जर्मनी और इटली। ठीक है, जापान, जर्मनी और इटली, ये तीनों देश धुरी राष्ट्र जितने भी थे, धुरी राष्ट्र में शामिल देश थे, उनकी अगुवाई कर रहे थे। और इन्हीं दोनों देशों को भी पूरा द्वितीय वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय वर्ल्ड वार में हम देखेंगे कि ये यूएसए और यूएसएसआर घने मित्र थे, सगे संबंधी थे। तो क्या घटनाएं घटी, क्या माहौल बना कि ये अंततः जाके एक दूसरे के दुश्मन हो गए। यही तो शीत युद्ध है। 1945 तक यही दोनों देश आपस में मिलकर एक घने संबंधी दोस्त की तरह लड़ रहे थे, यानी दूसरे गुट से लड़ रहे थे। लेकिन 1945 के बाद यही दोस्त आपस में एक दुश्मन बन जाते हैं और पूरी दुनिया में एक युद्ध का माहौल क्रिएट कर देते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आप लोगों को सभी को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध
प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो चला था वो 1914 से लेके प्रथम विश्व युद्ध यहीं से शुरू होता है। हालांकि ये आप कह सकते हैं कि कोई भी अगर दुनिया में बड़ी घटनाएं घट रही हैं उसका कोई तत्कालिक कारण नहीं होता है, बहुत पहले से एक तरह से उसका जो होता है ना ध्रुव बनता चला आता है, अंततः एक भयावह रूप ले लेता है। तो जो शुरुआत हुई थी इस युद्ध का ना, वो हम अगर पीछे जाएं प्रथम विश्व युद्ध में तो वहीं से कह सकते हैं कि द्वितीय वर्ल्ड वार की भी शुरुआत का नींव रख दिया गया था और शीत युद्ध दौर का भी नींव रख दिया गया था। हालांकि बहुत पहले से ये घटनाएं घटते चली आ रही थी जो अंततः 1945 में शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से लेके 1918 तक लड़ा गया था। ये तो था प्रथम विश्व युद्ध का दौर, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेके 1918 तक लड़ा गया था। 1918 से एक साल पहले आप जाइएगा तो 1917 में, उसी समय 1917 में यूएसएसआर के निर्माण के लिए रूस में बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत हुई थी। बोल्शेविक क्रांति के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। बोल्शेविक क्रांति इसको अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, अगस्त क्रांति। तो ये जब अगस्त क्रांति यानी कि रूस में अगस्त क्रांति यानी बोल्शेविक क्रांति जब वहां पे शुरू हुई तो उसके उपरांत यूएसएसआर का निर्माण होता है और पूरे यूएसएसआर में समाजवाद को अपना लिया जाता है। अंततः 1922 में जाके समाज को अपना लिया जाता है। लेकिन उस समय तो यूएसएसआर ने समाजवाद को अपना लिया था, लेकिन अमेरिका तो था पूंजीवादी देश। वो यूएसएसआर को एक समाजवादी देश का मान्यता नहीं देना चाहता था और तभी से कह सकते हैं कि शीत युद्ध का नींव पड़ चुका, ठीक है। अंततः आप देखिएगा जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा, वर्ल्ड पॉलिटी, तो आपको एक बात देखने को मिलेगी कि समाजवाद जैसे ही यूएसएसआर में स्थापित हुआ, अमेरिका वहां से कट्टी कर लिया अपने आप को। वो यूएसएसआर को देश का एक तरह से मान्यता ही नहीं दे रहा था। अंततः जाके 1937 में अमेरिका ने यूएसएसआर को एक देश का मान्यता दिया। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता था कि यूएसएसआर में समाजवाद का स्थापना हो या यूएसएसआर एक समाजवाद देश बने। वो चाहता था कि यूएसएसआर एक पूंजीवादी देश ही रहे, जो पहले से यानी कि कह सकते हैं कि कम से कम 10 से 12 साल तक एक तरह से उसका अंदरूनी विरोधी ही था। यूएसएसआर का अंदरूनी विरोध ही कर रहा था अमेरिका। वो आगे जाके अपना रूप तो दिखाता है ना, है मुद्दे की बात। तो हम इसी क्रम में देखेंगे कि वहां पे तो इन लोगों की दुश्मनी जाहिर नहीं हुई थी। ये दोनों देशों की दुश्मनी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उसके बाद वाले द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वहां तक जाहिर नहीं हुई थी। लेकिन अंततः क्या होता है कि दोनों देश दुश्मन हो जाते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि 1945 में जो द्वितीय वर्ल्ड वार समाप्त हुआ उसका मुख्य रीजन क्या था। तो उस 1945 में देखिएगा कि जर्मनी जो था, जर्मनी उसका जो तनाशा हुआ करता था हिटलर, उसकी की मृत्यु हो जाती है। तो जर्मनी एक तरह से धराशायी हो गया, ये खत्म हो गया। और मुख्य तौर पे 3 ही देश थे, जर्मनी, इटली और जापान। तो इटली तो उतना कह नहीं सकते कि वो एकदम ताकतवर था, उसके पास बहुत सैनिक थे, ये सब नहीं था। लेकिन हाँ, ताकतवर तो था, लेकिन इनके जैसा नहीं था, जर्मनी और जापान के जैसा। तो जैसे ही हिटलर की 1945 में मृत्यु होती है तो जर्मनी तबाह हो जाता है, एक तरह से खत्म हो जाता है। अब बचे 2 देश। तो 1945 में ही अमेरिका के द्वारा जापान जो देश है, जापान उस समय बहुत ताकतवर देश हो सकता था। 1945 में जापान बहुत ही ताकतवर देश था। अगर अमेरिका को, रसिया को कोई टक्कर दे सकता था तो यही देश था। और जापान है छोटा सा देश, वर्ल्ड के मैप में देखिएगा तो एकदम खुदी सा देश है, छोटा सा देश, लेकिन बहुत ही ताकतवर हुआ करता था। चीन को अपना गुलाम बनाया हुआ था, रसिया को भी हराया हुआ था।
यानी इसके पास हथियारों का एक जखीरा था, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्नत किस्म का एक तरह से हथियार थे, टेक्नोलॉजी थी, एकदम अपने आप को विकसित राष्ट्र में सबसे ऊपर रखता था ये। इतना आज के डेट में इसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन ये साइड कर लिया, युद्ध वगैरह से अपने आप को साइड कर लिया, युद्ध नहीं लड़ता है बेचारा। तो क्या होता है ना, 1945 में अमेरिका द्वारा इसके दो शहर हिरोशिमा और एक शहर नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिया जाता है। ओके, नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिया जाता है। हिरोशिमा पे 6 अगस्त को गिराया जाता है, ये एग्जाम में पूछता है, 6 अगस्त को, और नागासाकी पे 9 अगस्त को। जब इसके दो शहर पे अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं, तब ये बेचारा अपने आप को सरेंडर कर देता है। अब इसके पास ताकत ही नहीं बची थी, 2 बड़ा शहर तबाह हो चुका था, वहां की बिल्डिंगें, जनता वगैरह एकदम तबाह, मर के खत्म हो गए थे, बिल्डिंगें सड़ के गिर रही थी, ऐसी स्थिति थी। तो अब इसके पास उतनी ताकत बची नहीं थी, तो ये अपने आप को एक तरह से समर्पण कर दिया, युद्ध में समर्पण कर दिया। और इसी के समर्पण के साथ ही जो मित्र राष्ट्र थे उनका द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हो जाती है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हो जाने के उपरांत क्या होता है कि रसिया को ये बात बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है कि अमेरिका ने जापान के 2 शहर पे परमाणु बम गिरा दिया। यूएसएसआर को पता ही नहीं था, इसको पता ही नहीं था कि अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया। ओके, अमेरिका परमाणु बम बना लिया था, लेकिन अपने सगे मित्र को ही नहीं बताया था कि हमने परमाणु बम बना के तैयार कर लिया है। लेकिन जब इसको पता चलता है कि यूएसए ने परमाणु बम बना के उसको जापान पे गिरा भी दिया, तब इसको अंदरूनी धक्का लगती है, अंदरूनी तौर पे इसको धक्का लगती है, और तभी से ये इससे दुश्मनी निकालने के बारे में सोच लेता है और खुद ही परमाणु बम तैयार करना शुरू कर देता है। तो चलिए हम थ्योरी पार्ट में इसको कवर करते हैं। यहां तक हम लोग देख लिए। यही एग्जाम में पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। मित्र राष्ट्र में 4 देश अगुवाई कर रहे थे और धुरी राष्ट्र में ये 3 देश अगुवाई कर रहे थे। अब देखते हैं 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर, अभी बताए हैं, जापान के 2 शहर, एक था 2 शहरों पे परमाणु बम गिरा दिया। एक था हिरोशिमा, जिस पर 6 अगस्त को, और नागासाकी पर 9 अगस्त को क्रमशः। देखिएगा, जो हिरोशिमा है उस पे जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। ओके, ये परमाणु बम ले जाके फोड़ देता है। ओके, इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, परंतु इसके परिणाम स्वरूप 2 महाशक्तियों का उदय होता है, जिसमें से एक महाशक्ति होता है यूएसए और दूसरा होता है यूएसएसआर। ओके, और तभी से आगाज हो जाता है शीत युद्ध का। अब देखते हैं शीत युद्ध कब क्या था। ठीक है, तो शीत युद्ध जो 1945 से लेके 1991 तक टोटल 46 साल तक चला था। कितने सालों तक बाबू? तो 46 सालों तक। कभी कभी पूछ देता है कि शीत युद्ध कितने सालों तक चला था, तो टोटल 46 सालों तक चला था। और शीत युद्ध का नाम किसने रखा था? ठीक है, शीत युद्ध का नाम किसने लगा रखा था? तो 1946 में ही एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था बर्नार्ड बारूच। इन्होंने ही इस शीत युद्ध का नाम रखा था। 2 देशों के बीच जो कोल्ड वार हो रहा था उसका नाम इन्होंने ही रखा था, बर्नार्ड बारूच ने ही शीत युद्ध वर्ड रखा। तो अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना ही एक तरह से शीत युद्ध का कारण बना। कभी कभी पूछ लेता है कि शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध क्या है, तो यहां से उसका आंसर बनेगा, जब 2 या अधिक देश के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी रहे परंतु प्रत्यक्ष युद्ध ना हो, तो ऐसी स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। यानी कि 2 देश भी हो सकते हैं, 2 से अधिक देश भी हो सकते हैं, उनके बीच युद्ध जैसा माहौल तो बना रहता है लेकिन युद्ध होता नहीं है। जैसे 2 पड़ोसी आपस में कैसे एक दूसरे से दुश्मनी निकालने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं लेकिन लड़ते नहीं हैं, वो शीत युद्ध ही होता है।
ओके, वो प्रत्यक्ष कभी नहीं लड़ेंगे, दूसरे से लड़वाएंगे, तीसरे से लड़वाएंगे, लेकिन खुद नहीं लड़ते हैं, तो उसी को तो शीत युद्ध कहा जाता है। अगर प्रत्यक्ष रूप से लड़ जाता तो शीत युद्ध नहीं रहता, वो युद्ध होता, युद्ध, शीत युद्ध नहीं। क्या तो महायुद्ध होता या तो विश्व युद्ध होता, लेकिन होता युद्ध, शीत युद्ध नहीं होता। ठीक है, तो शीत युद्ध पूछता है तो ये लिख सकते हैं आप लोग। ऐसी स्थिति में डर, तनाव, संघर्ष का खतरा बना रहता है। जब तक शीत युद्ध वाला माहौल रहता है तो उस स्थिति में डर का, तनाव का और संघर्ष का खतरा बना रहता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। शीत युद्ध विचारधारा की लड़ाई थी जिसमें दो महाशक्तियां अपनी अपनी विचारधारा को बेहतर बताते थे। अब ये दो विचारधाराएं क्या थी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दो विचारधाराएं। अब अमेरिका का जो विचारधारा था यूएसए का, और दूसरा यूएसएसआर का। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा था, पूंजीवादी, और यूएसएसआर समाजवादी या साम्यवादी भी कह सकते हैं, समाजवादी, समाजवादी विचारधारा का समर्थक था। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि पूंजीवाद क्या होता है और समाजवाद क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक घर है, ठीक है, ये एक घर है, यहाँ पे 5 लोग रहते हैं, 4 या 5 लोग रहते हैं, मान लीजिए 5 ही लोग रहते हैं। ठीक है, एक समय रहता है कि ये सब बैठ के मस्ती से टीवी देख रहे होते हैं, पूंजीवाद का बता रहे हैं। ठीक है, सेम यही स्थिति यहाँ पे बताएंगे। यहाँ बैठ के चिल होके पूरा मूवी देख रहे होते हैं, तो यहाँ से भूख लगता है एक व्यक्ति को और उठ के जाता है कोई व्यक्ति और यहाँ किचन से खाना बना के लाता है। मान लो 10 रोटी बना के लेके आता है और बैठ के अकेले खाना शुरू कर देता है और खा के पूरा 10 रोटी मस्त तरीके से खत्म कर देता है। चारों को पूछता भी नहीं है कि भाई खाओगे कि नहीं खाओगे, क्योंकि भाई गया था, बनाया था, परिश्रम इसने किया था, तो आके अकेले खा लेता है। कोई पूछता भी नहीं है कि भाई हमको दिए क्यों नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं। और यही वाली स्थिति समाजवाद में देख लीजिए, सेम यही स्थिति है। 5 लोग बैठ के आराम से मूवी देख रहे हैं, ठीक है, और एक इसमें से उठ के जाता है और यहाँ से किचन से खाना बना के लेके आता है, मान लीजिए 10 रोटी ही। तो यहाँ इस घर के जो मालिक है वो क्या बोलते हैं कि बेटा जो 10 रोटी लाए हो उसमें से सबको 2-2 रोटी दे दो और बचेगा वो तुम खा लेना। ये मेहनत तो करता है, ये व्यक्ति जाता है 10 रोटी बना के लेके आता है और 2-2 रोटी इन सब में बांट देता है। सब में बांट के फिर मेहनत एक ही का लगा, लेकिन सब लोग खाए, सब लोग खाए, और ये होता है समाजवाद। यानी एक मेहनत करे या सब मिलके मेहनत करे, लेकिन बंटवारा सब में होगा। धन संपत्ति हर एक चीज का बंटवारा सब में होगा और बराबर होगा, ये होता है समाजवाद। और ये जो मेहनत करेगा उसका फल वही पाएगा, वो होता है पूंजीवाद। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, तो थोड़ा देख लेंगे कि ये दोनों देश अपनी विचारधाराएं पूरे दुनिया में फैलाना क्यों चाहते हैं। तो भाई सबसे मुख्य पॉइंट ये है कि कोई भी आपको सलाह देता है या उसके विचार पे अब आप आगे बढ़ते हैं तो आप उसको अपना आदर्श मानने लगिएगा। बाद में जो वो कहेगा वो आप कीजिएगा, उसी के अनुसार चलिएगा, उस तरह से आप मेंटली तौर पे उसका गुलाम बन जाइएगा। तो अमेरिका भी चाहता था कि दुनिया पूंजीवादी को अपनाए, यानी कि जब पूंजीवाद को अपनाएगी तो समझिए इसी के अनुसार चलेगी, इसी को अपना सर्वे सर्वा मानेगी, यानी पूरी दुनिया अमेरिका का ही सुनेगी। अगर दुनिया पूरी समाजवाद अपना लेती है तो वो क्या करेगा, ये सरकार का सुनेगा। भाई जिसका एक तरह से सुझाव या सलाह कोई मानता है तो उसी के कदमों पे तो चलता है, उसी का धीरे धीरे मेंटली तौर पे गुलाम हो जाता है। इसीलिए ये दोनों देश अपना अपना जो विचारधारा था वो पूरी दुनिया पे थोपना चाहते थे और इसी क्रम में तो युद्ध हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। शीत युद्ध विचारधारा की लड़ाई थी जिसमें दो महाशक्तियां अपनी अपनी विचारधारा को बेहतर बताते थे। यूएसएसआर अपने विचारधारा जो उसका समाजवाद विचारधारा था उसको बेहतर बताता था, और वही यूएसए जो उसकी पूंजीवाद विचारधारा था उसको बेहतर बताता था। और पूरी दुनिया में अपना अपना डंका बजाना चाहते थे और चाहते थे कि दुनिया उन्हीं का विचारधारा अपनाए। अमेरिका चाहता था कि दुनिया, पूरी दुनिया पूंजीवादी का विचारधारा अपनाए, और वहीं यूएसएसआर चाहता था कि पूरी दुनिया समाजवाद का विचारधारा अपनाए। और पूंजीवाद समाजवाद के बारे में हम आप लोग को बता चुके हैं अभी जस्ट पहले। वहीं देखिए
समाजवाद, जहां पूंजीवाद होता है ना वहां उदारवादी लोकतंत्र होता है। उदारवादी लोकतंत्र का मतलब वही होता है, हमारे देश में भी एक तरह से लोकतंत्र है जहां जनता सब कुछ होती है। उदारवादी लोकतंत्र में जनता सब कुछ होती है, जनता ही अपना प्रतिनिधि चुन के भेजेगी और वो जाएगा संसद में और वहां से पूरा देश चलाएगा। जब जनता चाहेगी उसको गिरा देगी और दूसरे लोगों को वहां पे बैठा देगी। तो यानी कि वहां उदारवादी लोकतंत्र स्थापित हो जाता है जहां पे एक तरह से जनता का एक शासन रहता है। तो अमेरिका उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थन था, तो वहीं सोवियत संघ जो था वो समाजवाद या कह सकते हैं साम्यवाद का वकालत करता था या समर्थन करता था। यानी कि अमेरिका उदारवाद लोकतंत्र और पूंजीवाद का, वहीं यूएसएसआर समाजवाद तथा साम्यवाद का समर्थन करता था। दोनों महाशक्तियों के पास हथियार का जखीरा था। हालांकि ये दोनों महाशक्ति 1947-48 तक जाते जाते यूएसएसआर ने भी परमाणु बम बना के तैयार कर लिया था। और उसके अलावा परमाणु बम के अलावा भी बहुत सारी मिसाइलें, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, पता नहीं क्या क्या कितने खतरनाक खतरनाक आधुनिक हथियार दोनों देशों के पास थे। लेकिन बाद में यूएसएसआर भी हालांकि परमाणु बम बना लेता है तब अमेरिका के पूरे टक्कर में आ जाता है। ओके, तो दो महाशक्तियों के पास हथियारों का जखीरा था, इसलिए कोई भी पक्ष प्रत्यक्ष रूप से युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। हालांकि इस समय दो ही देशों के पास परमाणु हथियार थे और कोई भी नहीं चाहता था कि वो इन दोनों देशों से दुश्मनी दे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यही वजह थी कि महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद शीत युद्ध, रंजिता या तीसरे विश्व युद्ध का रूप धारण नहीं कर सका। यानी कि दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध में तो थी, एक दूसरे को मारना, कुचलना, तबाह करना चाहती थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करना चाहती थी। इसलिए पूरी दुनिया में हालांकि युद्ध हुए लेकिन ये एक दूसरे पे कभी हमला नहीं किए। एक दोनों देशों के एक सैनिक तक नहीं मरे, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं मरे। ओके, यानी कि इनके बीच कभी खूनी युद्ध नहीं हुआ। रक्त रंजित युद्ध का मतलब खूनी युद्ध कह सकते हैं। तो इनके बीच कभी भी खूनी युद्ध नहीं हुआ। अब देख लेते हैं उदारवादी लोकतंत्र क्या होता है। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है कि उदारवादी लोकतंत्र किसे कहते हैं, पूंजीवाद किसे कहते हैं, समाजवाद किसे कहते हैं। तो उसको हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। वैसी व्यवस्था, किसी देश की बात कर रहे हैं जिस देश में उदारवादी लोकतंत्र हो, तो वैसी व्यवस्था जिसमें लोग सर्वोच्च शक्ति धारक हो। यानी कि यहाँ किसकी बात की जा रही है, तो लोगों की, यानी यहाँ लोग सर्वोच्च शक्ति धारक हो। यानी कि लोग अपने अनुसार सरकार बनाएंगे, अपने अनुसार सरकार गिरा देंगे। ओके, तो ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग सर्वोच्च शक्ति धारक होते हैं एवं वही सरकार बनाते हैं और समय समय पर उसे परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, एक डेट फिक्स होता है। जैसे भारत में क्या है, भारत भी एक तरह से लोकतांत्रिक देश है। भारत में 5 साल के लिए प्रधानमंत्री चूज किया जाता है, तो जनता ही चूज करके तो भेजती है। और 5 साल के बाद अगर प्रधानमंत्री पसंद आए दोबारा उनका चुनाव हो जाएगा, और नहीं पसंद आए तो उनको कुर्सी से खींच के गिरा दिया जाता है। यही होता है लोकतंत्र। अब हम लोग देख लेते हैं पूंजीवाद। इसमें सरकार की कुछ खास भूमिका नहीं होती है। पूंजीवाद में सरकार की कुछ खास भूमिका नहीं होती है, बल्कि देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था मतलब वहां की जो पैसे, वो मेन पैसे होते हैं, वो उद्योगपतियों के हाथों में रहता है। वो एक तरह से पैसे के बलबूते ही पूरी दुनिया चलती है, आप लोग को अच्छे से पता होगा। तो क्या है कि इसमें सरकार की कुछ खास भूमिका नहीं होती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का दबदबा होता है। जैसे अमेरिका में वर्तमान में पूंजीपतियों का दबदबा है। आप एलन मस्क का नाम सुने होंगे। एलन मस्क, जितना ट्रंप को लोग नहीं जानते मानते हैं, उतना उसको मानते हैं। उसी का दबदबा रहता है। पूरे अंतरिक्ष से लेके धरती पर हर जगह उसी का दबदबा है। क्यों? क्योंकि वहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। सरकार कोई नियम कानून बना के उसको रोक नहीं सकती। ओके, वही समाजवाद में रहता ना, देश समाजवाद में एलन मस्क रहता तो उतना प्रगति नहीं कर पाता, इतना ऊंचाई तक नहीं जा पाता। उस पे हर जगह नियम कानून बना के रोक दिया जाता, या उसके संपत्ति जो धन कमा के इतना अमीर बना है वो लेके लोगों में बांट दिया जाता। जब बांट दिया जाता तो उसके पास पैसा ही नहीं बचता, तो इतना बड़ा अमीर कैसे बनता। तो
यही होता है पूंजीवादी। अब देख लेते हैं समाजवाद। समाजवाद, सभी संपत्ति पर समाज अथवा सरकार का अधिकार होता है और सबको समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। समान अवसर रोटी से ही बता दिए थे, एक व्यक्ति जाता है किचन से 10 रोटी बना के लाता है और खुद मेहनत करता है, लेकिन सब में बराबर समान बांट के खाता है, वो होता है समाजवाद। और आगे चल के कहीं ना कहीं यही रीजन था इस समाजवाद 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है, तो यही मुख्य कारण बताया गया कि एक लोग मेहनत करे, 5 लोग बैठ के खाएं, तो देश कैसे प्रगति करेगा। अंततः ज्यादा दिन तक ये व्यवस्था नहीं चल पाती, इसमें कुछ शोध करना पड़ता है। जैसे हमें चीन क्या है, समाजवाद साम्यवाद देश अपने आप को कहलाता है वर्तमान में, लेकिन उस समय पर अपने आप को अपडेट करता रहता है, कुछ न कुछ नए नए प्रावधान ला के उसमें अपडेट करता है ताकि वहां की जो साम्यवाद व्यवस्था है वो नष्ट ना हो सके। ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता, लगभग एक ही समान रहता। चलिए अब देख लेते हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ओके, चलिए देखते हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे होता है। यानी कि शीत युद्ध के दौर में दो ध्रुवीय के बारे में आप लोग को बताया ही जा रहा है कि एक ध्रुव अमेरिका का और दूसरा ध्रुव यूएसएसआर का, यानी पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। उसी के बारे में देखते हैं इसका आरंभ कैसे होता है। तो विचारधारा की लड़ाई से आगे दोनों महाशक्तियों ने अपना अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। इसी क्रम में वह छोटे देशों को अपने अपने गठबंधन में शामिल करने लगे। जैसे क्या था ना, आप लोग को शुरू से अगर बताएं, शुरू से तो 1945 के बाद से 1945 के बाद से जो यूएसए था, यूएसए और एक यूएसएसआर, ये अपनी विचारधारा दुनिया में थोपने के लिए क्या करते थे ना, जो दुनिया के छोटे छोटे देश थे, अभी नए नए आजाद हुए थे, या जो आर्थिक मामले में सैन्य मामले में कमजोर थे, उनको ये दोनों देश क्या करते थे ना, जाते थे, उनको आर्थिक सहायता देते थे और साथ में सैन्य सहायता देते थे, या उनके जो आसपास के दुश्मन होते थे उनसे उनकी सुरक्षा का वादा करते थे। जैसे पाकिस्तान से अमेरिका मिला और बोला भाई तुमको भारत से हम सुरक्षा करेंगे अगर तुम हमारे गुट में शामिल हो गए, पूंजीवाद को अपना लिए तो क्या करेगा पाकिस्तान? तो ऐसे भारत से फटता है, पाकिस्तान को डर के मारे हो जाके अमेरिका के गोद में बैठ जाता है। तो वही वैसे ही यूएसए अन्य छोटे छोटे देशों के पास जाता था और उनको कुछ लोभ दे के, पूंजी पैसे का लोभ देके, सैन्य सहायता का लोभ देके या सुरक्षा का लोभ देके अपने में शामिल कर लेता। सेम यही स्थिति यूएसएसआर की थी। यूएसएसआर भी ऐसा ही करता था। ऐसे ही धीरे 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 वो पूरी दुनिया पे अपना अधिकार दोनों देश कर लेते हैं। धीरे धीरे किसी न किसी जो छोटे छोटे देश थे उनको किसी न किसी एक गुट में शामिल होना पड़ता था। और एक समय ऐसा भी आ गया, स्थिति ऐसे भी आ गई कि यूएसए या यूएसएसआर में अगर कोई देश शामिल नहीं होता था ना तो उसको अपना देश मानते थे। अमेरिका क्या कहता था कि जो अमेरिका के साथ नहीं है वो अमेरिका का दुश्मन है। वही यूएसएसआर भी कहता था कि जो यूएसएसआर के साथ नहीं है वो यूएसएसआर का दुश्मन है। तब देशों के पास जो छोटे कमजोर देश थे उनके पास ऑप्शन ही क्या था, या तो आप यूएसएसआर के साथ जाके मिलो, या यूएसए के साथ मिलो, या यूएसएसआर के साथ मिलो, यही ऑप्शन था। लेकिन उसी बीच आप एक जन्म होता है नए संगठन का जिसका नाम रहता है नए गुट निरपेक्ष आंदोलन। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले ये कवर कर लेते हैं। ये हो गया दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे होता है। इसके बदले हम क्या पढ़ रहे थे कि विचारधारा की लड़ाई से आगे दोनों महाशक्तियों ने अपना अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। इसी क्रम में वह छोटे देशों को अपने अपने गठबंधन में शामिल करने लगे। यूएसएसआर अपने जो उसका गठबंधन था उसमें शामिल करने लगा, यूएसए था वो अपने गठबंधन में शामिल करने लगा। इसके बदले में उन देशों को सुरक्षा का वायदा किया जाता था, अभी बताए हैं, और साथ में हथियार दिए जाते थे, आर्थिक सहायता दिया जाता था कि भाई आके हमारे गुट में मिल जाओ, तुमको ये सारी सुविधाएं हम देंगे। अब छोटे छोटे देश बेचारे क्या करते, किसी न किसी वजह से जाके मिल ही जाते थे। अब मान लो कोई देश है, उसका पड़ोसी मजबूत है हर चीज में, पैसे के मामले में, हथियार के मामले में,
और वो उसका दुश्मन है, तो उससे बचने के लिए तो किसी ना किसी महाशक्ति के साथ जाके मिलना ही पड़ेगा। भारत का भी स्थिति 1991 में ऐसा हुआ था, अंततः जाके यूएसएसआर के साथ मिलना पड़ा था। आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। इस गठबंधन से पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई और इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से होती है, तो यूरोप से होती है। शीत युद्ध का शुरुआत ही यूरोप से हुआ था। अब देखो यूरोप में क्या हुआ था, यूरोप में उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इसमें थ्योरी में आप लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में पूछता है। ओके, तो क्या होता है ना, 1947 में अमेरिका अपने संसद, जिसका नाम है कांग्रेस, जो अमेरिका का संसद है उसका नाम है कांग्रेस। जैसे भारत के संसद का नाम तो संसद ही है, ठीक है, और जो बांग्लादेश के संसद है उसका नाम जातीय संसद है। ऐसे ऐसे हर देश का जो संसद होता है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। वैसे ही अमेरिका का जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। तो अमेरिका ने कांग्रेस में 1947 में एक प्रस्ताव लेके आया कि क्या करते हैं ना, कि हम लोग यूरोप के जो छोटे छोटे देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हो गए हैं, उनको अर्थव्यवस्था का लालच देके, कुछ सहायता के तौर पे देके उनको अपने अंदर शामिल कर लेते हैं। तो ये प्रस्ताव लाता है कांग्रेस में 1947 में, जिसका नाम रहता है मार्शल योजना। मार्शल योजना, अमेरिका के द्वारा मार्शल योजना अपने संसद में लाया गया 1947 में, और अंततः संसद में ये योजना पास हो गई। फिर 1948 में ये यूरोप में लागू कर दिया गया। यूरोप की अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए अमेरिका ने आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया। तो कभी कभी क्या पूछता है ना कि मार्शल योजना क्या थी, मार्शल योजना, तो मार्शल योजना, तो यहां क्या कहेंगे कि क्या लिख सकते हैं, तो यूरोप की अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए अमेरिका द्वारा 1948 में लाई गई एक आर्थिक योजना थी। आर्थिक योजना, ये योजना क्या था, तो यूरोप की अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए। आप लोग को पता होगा जब द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय यूरोप की अर्थव्यवस्था एकदम समाप्त हो गई थी। जब भी दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच युद्ध वाला माहौल बनता है ना, तो वहां की जनता का अपना काम धंधा छोड़ के युद्ध पे नजर गड़ाए रखते हैं। बढ़िया से अर्थव्यवस्था उठ नहीं पाती है, और साथ में हथियार वगैरह पता नहीं क्या क्या चीजें नष्ट होती हैं युद्ध के दौरान, उससे उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो जाती है। और वैसे भी यूरोप 6 सालों तक द्वितीय विश्व युद्ध झेला था, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। तो इसी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए अमेरिका के द्वारा 1948 में यूरोप में मार्शल योजना लाई गई, और उनकी अर्थव्यवस्था उत्थान करने के लिए कुछ कार्य करने लगे, कुछ आर्थिक हेल्प दिया, कुछ योजनाएं बनाई, जिसके तहत यूरोप की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरने लगी। इसी को देखते हुए अब ये तो अमेरिका के द्वारा लाया गया था, अमेरिका के द्वारा, लेकिन अब यूएसएसआर जो था वो कैसे पीछे रहता भाई। ये तो मार्शल योजना ला के अमेरिका जो यूरोप के देश थे उसको अपने अंदर शामिल करना शुरू कर दिया था। तो अब यूएसएसआर था, ये सोचा भाई ये तो हमारे समर्थक देश हैं, उनको भी अपने पक्ष में खींच लेगा, पैसे के लालच में तो कोई भी चला जाएगा। तो इसने भी क्या किया, सेम वैसे ही योजना लाया, जिसका नाम क्या था, मोलोटो योजना। मोलोटो योजना, ठीक है, सेम ऐसे थी यूरोप की अर्थव्यवस्था। यानी कि इसमें क्या लिखेंगे, तो यूरोप के वैसे देश, यूरोप के वैसे देश जो यूएसएसआर के समर्थक थे, यूएसएसआर के समर्थक थे,
उनकी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए यूएसएसआर के द्वारा लाई गई एक योजना थी। क्या थी? तो यूएसएसआर के द्वारा लाई गई एक योजना थी। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए मार्शल योजना अमेरिका के द्वारा लाया गया था और मोल्टो योजना यूएसएसआर के द्वारा लाया गया था। और इन दोनों का मतलब ही था कि यूरोप के जो भी देश थे उनकी अर्थव्यवस्था का उत्थान करना। फर्क इतना ही था, ये अपने समर्थक देशों की अर्थव्यवस्था का उत्थान किया और यूएसएसआर अपने समर्थक देशों की अर्थव्यवस्था का उत्थान किया। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। हाँ, यहां तक तो देख लिए थे। अब देखो, पश्चिमी यूरोप के अधिकतम देश ने अमेरिका का पक्ष लिया, तो वहीं पूर्वी यूरोप के जो भी देश थे वो सोवियत संघ के समर्थक था। ओके, यूरोप उस समय दो हिस्सों में बट गया था, पश्चिमी यूरोप, एक पूर्वी यूरोप। जो पूर्वी यूरोप के जो पूर्व यूरोप के देश थे तो यूएसएसआर के समर्थन में थे, और जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो यूएसए के समर्थन में थे। इसीलिए इन गुटों को पश्चिम और पूर्वी गठबंधन भी कहा जाता था। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं गठबंधन का दौर। अब शुरू होता है गठबंधन का दौर। गठबंधन, कैसी गठबंधन की बात की जा रही है? तो सैन्य गठबंधन की बात की जा रही है। उस क्रम में हम सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो नाटो के बारे में। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सैन्य संगठन था जो यूएसएसआर के डर से बनाया गया, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के द्वारा स्थापित किया गया ये संगठन था। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। नाटो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है ये। ओके, तो देखो गठबंधन का दौर कब से शुरू होता है? तो देखना, नाटो के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग करें तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक नाम क्यों पड़ा बाबू? तो यहां आप लोग देखोगे ध्यान से, तो जो ये है ना, ये अटलांटिक महासागर है। क्या है? तो ये अटलांटिक महासागर है ना। तो अटलांटिक महासागर है, वो दो हिस्सों में बचा हुआ है। दो हिस्सों में, जैसे मान लो ये विश्व हो गया, यहां से तो विषुवत रेखा जाती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा, और अटलांटिक ऐसे ही है, या साकार में है अटलांटिक। तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा है अटलांटिक महासागर का, इसको उत्तरी अटलांटिक बोलते हैं। नीचे वाला जो अटलांटिक महासागर है इसको दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोलते हैं। अब उत्तर को तो नॉर्थ ही बोलेंगे ना, तो इसीलिए नाटो को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, क्योंकि ये अटलांटिक देश जो है, अटलांटिक महासागर है, इसी के आसपास के टोटल देश तो इसके सदस्य थे। अमेरिका, कनाडा हो गया, ये छोटे छोटे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी वगैरह हो गए, यानी कि पश्चिमी जर्मनी, ये सब देश इसके सदस्य थे। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नॉर्थ अटलांटिक, यानी कि उत्तर अटलांटिक ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है समझौता, सभी देशों के बीच समझौता हुआ था। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, जैसे 10 लोगों का ग्रुप होता है उसको भी इस तरह से संगठन कहेंगे। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसी को हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। जिसका नेतृत्व कौन करता है? तो अमेरिका करता है। स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। स्थापना के समय टोटल 12 सदस्य देश थे। 12 सदस्य देश थे, अभी बताएंगे किस क्रम में उनकी स्थापना हुई थी, यानी 12 देश कब कब शामिल हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुल सदस्य अभी जो है वर्तमान में यानी कि अब वो 32 हो गए हैं, 32। और अंतिम 2 सदस्य देश, 32वां देश 2024 में ही, एक तरह से मार्च में ही इसमें शामिल हुआ था। आप लोग को याद रखना होगा, कभी कभी पूछ देता है कि नाटो का अंतिम सदस्य कौन है? तो नाटो का जो अंतिम सदस्य है 32 क्रम वाला, वो हो जाता है क्या? तो स्वीडन। क्या हो जाता है? स्वीडन। और कभी कभी 31वें नंबर का पूछ देता है, 31वां में कौन आ जाता है बाबू? तो फिनलैंड। क्या हो जाता है? तो फिनलैंड। कितना भद्दा लिखे है ना, फिनलैंड। ये
31वां सदस्य देश है, लेकिन 32वां जो है वो स्वीडन हो जाता है। कहाँ है स्वीडन? यही तो होगा कोना में, यहाँ पे देखोगे यही तो है। यहाँ पे ये वाला देश जो है ना वे स्वीडन है, सॉरी फिनलैंड है, और ये है स्वीडन, इसके जस्ट बगल में स्वीडन है। ओके, ये दोनों देश 31वां 32वां क्रम के सदस्य हैं। यानी कि वर्तमान में टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो 32 हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां पे इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब इसके स्थापना के बारे में शुरू देख लेते हैं कि क्या सर डायरेक्ट नाटो ही बन के तैयार हो गया? तो नहीं, इतना जल्दी तो 12 देश आपस में मिल तो नहीं पाएंगे। 12 देश ये थोड़ी है, चूहा थोड़ी है कि भाई चलो जल्दी जल्दी एक जगह इकट्ठा होके प्लान करें कि बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधना है। वैसा स्थिति तो नहीं है ना। ये देश है, एक पहले 2 देश जुटेंगे, फिर 5 देश जुटेंगे, फिर अंततः जाके 12 देश शामिल होंगे, तब इसका नाम नाटो पड़ता है। वो हम लोग देख लेते हैं। तो चलो जी, चलो शुरू करते हैं नाटो की स्थापना के बारे में। किसके बारे में? नाटो की स्थापना। नाटो की स्थापना का क्रम देख लेते हैं कि कैसे नाटो की स्थापना शुरू हुई थी। तो देखना 1947 की बात है। 1947 की क्या बात है भैया? तो जो ब्रिटेन प्लस फ्रांस थे ना, फ्रांस, इनको जो जर्मनी देश था ना, जर्मनी, उससे डर लग रहा था। द्वितीय वर्ल्ड वार में जो हिटलर था ना, जर्मनी का तनासा, वो इन देशों को इतना बुरी तरीके से धोया था, एकदम तोड़ दिया था, अर्थव्यवस्था तबाह कर दिया था। अपने फाइटर जेट ले जाके सीधे गिरा देता था बम, इनके शहर के शहर तबाह कर दिए थे। दोनों देश पूरी तरह तबाह हो गए थे। यही कारण था कि 1945 तक पूरे विश्व में, जहां ब्रिटेन कहता था कि हमारा सूरज डूबता ही नहीं है, यानी पूरे दुनिया में इसका राज चलता था ब्रिटेन का। लेकिन 1945 में ऐसा क्या हुआ कि इसी 40 से 50 के बीच में धीरे धीरे पूरे देश को ये आजाद करता चला गया। यानी कि अपने जो पूरी दुनिया में इसका जंजाल फैला हुआ था ब्रिटेन का, उसको धीरे धीरे समझाने लगा और अपने देश में सारे सैनिक को बुला लिया, सारे जो अधिकारी थे उनको सब बुला लिया, यानी अन्य देशों को एक तरह से गुलामी से आजाद कर दिया। उसी क्रम में भारत भी आता है। ऐसा लगता है ना कि हमारे देश के जो महान लोग थे उन्होंने उसको, भारत को आजाद कर दिया। वो तो बात सही है कि उन्होंने ही आजाद किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से हिटलर का भी हाथ था भारत की आजादी में। हिटलर इतना कमजोर कर दिया था ना ब्रिटेन को उस समय द्वितीय वर्ल्ड वार में, कि मजबूरन को अन्य देशों की गुलामी छोड़ के अपने देश सैन्य को बुलाना पड़ा था, जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको बुलाना पड़ा था। तो उसी क्रम में भारत भी आता है। देखना 40 से 45 के क्रम में, 1940 से लेके 1945 के दौरान ही पूरे दुनिया में अधिकतम देश ब्रिटेन के गुलामी से आजादी प्राप्त किए थे। यही दौर था। उसका मुख्य रीजन इसी को माना जाता है, जर्मनी को। तो क्या था, जर्मनी, ये 1947 में ब्रिटेन और फ्रांस को डर लगने लगा कि भाई हिटलर तो मर गया है, लेकिन उसका विचारधारा तो अभी मरा नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जर्मनी में फिर से कोई आके एक नया सत्ताधारी बन जाए, यानी कि वहां की जनता को इकट्ठा करके एक शासन व्यवस्था स्थापित करे और पुनः हम पे हमला कर दे। ये डर सता रहा था ब्रिटेन और फ्रांस को, क्योंकि मार तो झेला हुआ था बढ़िया से, उसका कष्ट तो अभी भी झेल रहा था। तो इसी डर से ये दोनों देशों ने एक संधि की कि भैया हम दोनों आपस में एक संधि कर लेते हैं कि बाद में ये सत्ताधारी बन के अगर हम दोनों पे हमला किया, हम दोनों एक साथ आके इससे लड़ेंगे, तब ये तो हमारा सुरक्षा हो पाएगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक संधि की जिसका नाम है डंकिर्क की संधि। डंकिर्क की संधि। फिर क्या होता है, फिर होता क्या है कि 1947 के बाद 1948 आते आते यूएसएसआर का वर्चस्व यूरोप में स्थापित होने लगता है। वहां युगोस्लाविया, युगांडा वगैरह, सॉरी चेकोस्लाविया, मोल्डो वगैरह में यूएसएसआर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। तो ये डर पूरे यूरोप में एक तरह से भय का माहौल पैदा कर देता है। यूएसएसआर के द्वारा यूरोप के कुछ देशों पे अपना अधिकार जबरन कर लिया गया। उसके बाद से
वहां के जो छोटे देश थे ना वो डर गए कि भाई कहीं वैसे सार हमको अपने कब्जा में न कर ले। तो उसी क्रम में 3 छोटे देश बोले इनसे कि भैया आप हमको भी अपने में शामिल कर लो, कि कहीं वैसे सार हम पे हमला कर दे तो आप लोग भी सैनिक सहायता दे देना, हथियार दे देना, या आप पे हमला कर दे तो हम भी दे देंगे, यानी हम लोग एक दूसरे को सहायता कर देंगे। तो ये बोले ठीक है भैया, तो चलो बैठ के हम लोग कुछ संधि कर लेते हैं, संधि तो करना जरूरी है ना। तो 1939 में 3 और देश मिलके ब्रुसेल्स संधि करते हैं, ब्रुसेल्स संधि, ठीक है। तो पहले 2 देश तो इसमें थे ही डंकिर्क संधि में, 3 देश और आके शामिल हो गए, जिनका नाम क्या रहता है बाबू, उनका नाम रहता है बेनेलक्स, उनको शॉर्टकट में बेनेलक्स यही बोलते हैं, बेनेलक्स। बी का मतलब होता है बेल्जियम, ने का मतलब होता है नीदरलैंड, और लक्स का मतलब होता है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। ओके, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ये तीनों मिल गए इसमें, तब इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रुसेल्स संधि। पहले क्या था, तो डंकिर्क संधि, इसमें कितने देश थे, तो 2 देश, 3 और देश शामिल हो गए,